दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जनरल नॉलेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में जनरल नॉलेज के कई पेपर्स तक होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनरल नॉलेज का प्रिपरेशन स्टूडेंट्स जब वो अपना एकेडमिक स्टडी ख़त्म करते हैं और उसके बाद जब कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं, तब वो जनरल नॉलेज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। मेरे विचार से कंपटीशन में असफलता के लिए सबसे बड़ा यही कारण उत्तरदायी है, क्योंकि आप जब किसी कंपटीशन में बैठने जाते हैं तो क्या कंपटीशन की तैयारी से पहले मैथमेटिक्स के टेबल से आप पढ़ते हैं? क्या आप साइंस के बिल्कुल बेसिक पढ़ते हैं? क्या हाइड्रोजन सोडियम के फार्मूले याद करते हैं? क्या नहीं। इनका बेस ऑलरेडी आपके पास तैयार रहता है। आप उस बेस के ऊपर जो लेटेस्ट क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं या कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं, उनको आप प्रिपेयर करते हैं और तब आपको सफलता मिलती है। लेकिन जनरल नॉलेज के केस में स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं वो ये है कि उनका बेस लगभग ख़त्म रहता है जनरल नॉलेज का। साइंस का स्टूडेंट है, उसने साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा, कंप्यूटर साइंस पढ़ा। अब आज उसको याद आया कि नहीं, मेरे को कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसमें एक पेपर तो जीके का भी होता है। अब वो जीके का ABCD पढ़ना शुरू करता है। इसके लिए स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से ही जनरल नॉलेज ओरिएंटेड माइंड नहीं डेवलप करने देता है। डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो भी अपने आप में जीके का बहुत बड़ा डाटा बैंक बनती हैं। जनरल नॉलेज बेसिकली दो पार्ट में होता है, एक स्टैटिक जीके और एक करंट अफेयर्स। आइए समझते हैं क्या है। स्टैटिक जीके क्या है? स्टैटिक जीके वो है जो हमेशा स्टैटिक हो, स्थिर हो, परमानेंट हो, नॉट मूवेबल हो, नॉट चेंजेबल हो, समय के साथ जो ना बदले, वो स्टैटिक है। जैसे भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये 10 साल पहले इसका उत्तर जो था वही 10 साल बाद भी रहेगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये 10 साल पहले जो था वही बाद में भी रहेगा। ऐसी चीजें स्टैटिक जीके होती हैं। तो क्या इन चीज़ों को हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन खत्म करने के बाद 22 साल की उम्र के बाद पढ़ना शुरू करेंगे? क्या नहीं। ये चीज़ें हमारी पढ़ाई के साथ साथ डेली लाइफ में और दिन प्रतिदिन ये हमको चीज़ें सीखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए और अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए जाना चाहिए। और करंट अफेयर वो है जिनको समसामयिकी बोलते हैं, या जो लेटेस्ट घटनाएं घटित हो रही हैं उनको करंट अफेयर बोलते हैं। अभी हम यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर क्या है, जिस कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं उस कंपटीशन से 6 महीना साल भर पहले की घटनाएं आपको पढ़ के जाना है। चूंकि वो आज आप पढ़ेंगे तो हो सकता है 2 साल बाद वो चीज़ें यूजलेस हो जाएं, इस नाते उस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हेडेक है वो है आपका स्टैटिक जीके। हम लोग कहाँ गलतियां करते हैं उसको देखें और कैसे उनको सुधारें और कैसे इंप्रूवमेंट करें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को जरूर इस ट्रिक को यूज करने के लिए प्रेरित करें। देखिए, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का एक बेस बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साइंस का भी एक बेस आपके पास है। आपने जनरल फिजिक्स पढ़ के रखा, जनरल केमिस्ट्री पढ़ के रखा, और आज आप इंजीनियरिंग में गए तो उसके एडवांस रिसर्च आप पढ़ रहे हैं, उसके एडवांस डेवलपमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, उसके एडवांस एप्लीकेशंस आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आप इंजीनियरिंग करने अगर गए, अगर आपको फिजिक्स का बेसिक नहीं पता है, न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ नहीं पता है, तो आप क्या वो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलेज को आप अडॉप्ट कर पाएंगे? मैथमेटिक्स में आपने बेसिक कैलकुलस या टेक्नोमेट्री पढ़ रखा है, तभी आप इंजीनियरिंग में गए तो उसके डेवलपमेंट और उसके एप्लीकेशंस आप आगे परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन जनरल नॉलेज के बारे में लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं। उनके पास
अपना खुद का डाटा बैंक नहीं होता है और वो कंपटीशन की तैयारी से पहले 150 रुपए की कुछ जीके की किताबें खरीद करके सोचते हैं कि इसी से उनको सफलता मिल जाएगी। वास्तव में वो किताबें आपको 10 से 20% से ज़्यादा नॉलेज आपका नहीं डेवलप कर पाती हैं। इसलिए डे टू डे पार्ट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ के स्टार्टिंग से ही, जब से आपको समझ थोड़ा डेवलप हो गई है कंपटीशन के बारे में, 9th 10th से ही या और पहले से ही, डे टू डे लाइफ में जो कुछ आप देख रहे हैं दैट इज अ मैटर ऑफ स्टैटिक जीके। वो हो सकता है जनरल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आपने न्यूज़ देखा, प्रधानमंत्री इजराइल विजिट किए, आपके दिमाग में या आपके पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इजराइल कैपिटल क्या है, इजराइल का प्रेजेंट प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, थाली में दाल चावल है, दाल में क्या होता है बेटा, बेटा बताएगा, नहीं तो बाप बताएगा, प्रोटीन होता है। चावल में क्या होता है, बेटा बताएगा, इससे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अच्छा, शुगर पेशेंट को चावल खाने के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जाता है, डेवलप होता है, अंदर इंसुलिन। इसी अंकल को शुगर हो गया, शुगर में क्या होता है बेटा, इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो। इंसुलिन कहाँ से बनता है, पैंक्रियाज से बनता है। ये मैटर ऑफ जीके है। इसी को हम तो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। जब लड़का इंटरमीडिएट पास कर लिया, बीएससी कर लिया, अब रेलवे की तैयारी करने जा रहा है, तो 400 रुपए का वो अड्डा पर एक पैकेज खरीद रहा है, उसमें यही चीज़ पढ़ाई जा रही है। बताइए बच्चों, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। ये चीज़ें वास्तव में आपको 6, 7, 8 में भी पढ़ाई जाती हैं। अगर उनके साथ साथ आप अपना डाटा बैंक तैयार करते जाएं, एक नॉलेज बेस तैयार करते जाएं, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस जब आपको पढ़ने पड़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से तैयार हो जाएंगे और आपका एक अच्छा बेस तैयार होगा और आप कंपटीशन में सफलता प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप जब किसी कंपटीशन की किताब खरीद के लाते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक पड़ा रहता है। एक क्वेश्चन वो 1947 के स्वतंत्रता के समय से पूछेगा, एक संविधान से पूछेगा, एक 1857 से पूछेगा। तो आप 3 क्वेश्चन पढ़े, तीनों का कोरिलेशन आप नहीं बना पाए। आपको किस तरह तैयारी करना है समझिए। आपके पास एक तो डे टू डे लाइफ में जो आप देख रहे हैं, उनमें से क्या जनरल इंफॉर्मेशन, ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, ये इट इज पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज की तीव्रता कितनी है, इट इज ए पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। कितने डेसिबल से ऊपर जो है ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, कितने डेसिबल से नीचे नहीं माना, इट इज पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। बच्चे से पूछिए, घर में करंट आता है, कितना वोल्टेज होता है घर में, कितना एम्पियरेज होता है घर में, पूछिए। ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, पूछिए बच्चे से। उसको नहीं पता है तो आप बताइए, तब जाकर के उसका नॉलेज बेस तैयार होगा और मोर ओवर उसको इसमें इंटरेस्ट जगेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, इसको लास्ट तक देखिए। हम जिस डाटाबेस की बात कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। आपके पास हर चीज की हिस्ट्री होती है ना। आप अपने रिश्तेदार के बारे में पूरा जानते हैं, आप हीरो हीरोइन के बारे में पूरा जानते हैं, रामायण जो धार्मिक लोग हैं रामायण के बारे में पूरा जानते हैं, भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक पूरा जानते हैं। इसी प्रकार से जनरल नॉलेज जो स्टैटिक जीके है, उसका पूरा एक इतिहास आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको एग्जांपल देता हूं। फ्रीडम मूवमेंट से कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें 1 या 2 सवाल ना आता हो, ज्यादा भी आता है। कई बार तो रिपीटेड सवाल आते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं, चूंकि स्टैटिक जीके है, यह बदलता नहीं है। 10-20 सवाल ऐसे हैं कॉमन कि जो कोई भी कंपटीशन हो उसमें से 1-2 सवाल तो आना ही आना है और वो रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में हम गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो द्वितीय गोलमेज परिषद की अध्यक्षता पढ़ी, उसने तो तृतीय पूछ दिया। हमने तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए ये पढ़ा, लेकिन उसने तो नील की खेती पूछ दिया। तो आपका लिंक टूट गया। आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। एक टॉपिक, ऐसे ही हर टॉपिक है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जैसे आप पढ़ना शुरू किए, जीके का कैसे बेस है, ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हूं। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1857 से लेकर के और 1947 तक एक ऐसा चैप्टर है जो न कभी बदला है, न बदलेगा और न भुलाया जा सकता है। हम भारतीयों के लिए भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और कंपटीशन के लिए तो है ही। ये कंपटीशन के साथ साथ
आपके लिए हमारे इतिहास को जानने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। तो आपको क्या करना है, 1857 का पहला विद्रोह जो मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में किया था, वहां से लेकर के और 1947 भारत जब तक स्वतंत्र हुआ, वहां तक का पूरा एक इतिहास आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। आप जब एक बेस प्लॉट कर लेंगे, 1857 में क्या हुआ, फिर बिठूर में क्या हुआ, बिठूर में कैसे विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह कहाँ कैसे हुआ, मेरठ में कैसे हुआ, इसकी किताब लीजिए, उसको पूरा कहानी की तरह समझ लीजिए। यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो पूरे चैप्टर को एट ए टाइम पढ़ाया गया है, जिसमें उसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर 1857 से डेवलप हुआ, गांधी जी का कैसे आगमन हुए, उसमें क्या हुआ, चौरी चौरा कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो कहाँ गए, नील की खेती करने चंपारण गए, नमक सत्याग्रह कब किया, ये सारे फुटकर में नहीं, आप एक सीरीज से एक लाइन से 1857 से लेकर के, अगर आपको इच्छा है, आप चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, एक नोट भी बनाइए 1857 से लेकर के ईयर वाइज नोट बनाइए, जो प्रमुख घटनाएं हैं वो घटनाएं आप नोट करिए। जब आपका एक बेस तैयार होगा, आपसे अगर नील की खेती के बारे में पूछा जाएगा, कौन लेके गया था, रामचरण शुक्ल, तो वो तो आप बता ही देंगे छोटे कंपटीशन में, पटवारी का एग्जाम होगा तो ये पूछा जाएगा। लेकिन जब अपर लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस का एग्जाम होगा तो पूछा जाएगा निम्न घटनाओं को सन वायर या ईयर वाइज अरेंज करिए, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद हुई थी। लड़के कंफ्यूज जाते हैं, सबको सब पता है, चौरी चौरा गोरखपुर में हुआ था पता है, असहयोग आंदोलन उसके बाद हुआ था पता है, और उसके पहले हुआ था पता है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था पता है, लेकिन ईयर वाइज भूल गए। तो इस तरह से आपका डाटा बैंक तैयार होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास में एक यूपी बेस्ड डाटा बैंक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, पहला मुख्यमंत्री कब था, कौन था, पहला गवर्नर कौन था, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, वो तो खैर करंट अफेयर की बात है, कितने जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात है। उत्तर प्रदेश से प्रथम प्रमुख खाद्यान्न क्या हैं, कौन कौन से उत्पादन होते हैं, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, किन चीजों का प्रमुखता से निर्माण होता है, इन सारी चीजों का एक बेस आपको तैयार हो गया। आपने जब ये पढ़ रखा कि सहारनपुर में ये बन रहा है, अलीगढ़ में ताला बन रहा है, कन्नौज में इत्र बन रहा है, गोरखपुर में ये बन रहा है, इलाहाबाद में ये बन रहा है, बनारस का ये चीज फेमस है, तब जब आपके पास करंट अफेयर में क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना चालू की है, तो आप बहुत आसानी से आपका दिमाग कैच कर पाएगा। चाहिए ही इज टॉकिंग अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लानिंग। तो आप इस तरह से आपने बेस को तैयार करिए। आप एक कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, आप भारत का नक्शा हर कंपटीशन के विद्यार्थी के घर में और उसके स्टडी रूम में, मोबाइल में नहीं, आपके स्टडी रूम में, आपके बेड के आसपास, आपके टेबल के आसपास आपके स्टेट का और वर्ल्ड का मैप होना बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में वर्ल्ड की तो डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल के किसी ग्रुप सी या ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ल्ड की भी जनरल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो आप वहां उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यूरोप किसको बोलते हैं, एशिया, यूरेशिया कौन सा है, चाइना कहाँ पे पड़ता है, अफगानिस्तान कहाँ पे पड़ता है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे पड़ता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। किसके पास में कौन सा समुद्र रन कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक आइडिया आपको वर्ल्ड का होना चाहिए। सहारा डेजर्ट कहाँ है, ये बचपन से पढ़ाया गया, लेकिन अभी आपको मैप दे दें अचानक तो आप भूल जाएंगे सहारा डेजर्ट मुझे कहाँ खोज के लाना है। ये अगर मैप को आप बार बार देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डेवलप होनी चाहिए। और जो लोग इंटरेस्टेड हों वो ग्लोब लें, ग्लोब को लेकर के तसल्ली से देखें 0 डिग्री कहाँ पे है, मेरिडियन कहाँ पे है, उसके दाएं गए तो कहाँ हुआ, बाएं गए तो कहाँ हुआ, ऊपर गए तो नॉर्थ पोल हुआ, नीचे गए तो साउथ पोल होगा। मैंने बहुत सारे कंपटीशन के विद्यार्थियों को देखा है, उनको नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, दिमाग ही घूम जाता है, कौन सा नॉर्थ कहाँ जाएं, नॉर्थ मतलब इधर क्या, नहीं, ग्लोब देखिए टॉप पे क्या है,
नॉर्थ पोल। नीचे क्या है? साउथ पोल है। सेंटर लाइन है कि नहीं? सेंटर से 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ। इस तरह से अपने डाटाबेस को आप तैयार करिए। भारत के नक्शे को देखिए। भारत के विभिन्न राज्यों की जो स्टडी आप कर सकते हो आप करिए जरूर, लेकिन भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, किन किन देशों से आपकी सीमाएं लग रही हैं, कौन से समुद्र का कौन सा पार्ट आपके लग रहा है, कौन कौन से चैनल फॉर्मेशन हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी है, मैकमोहन लाइन कहां सी है, कहां पे है, ये सारी चीजें आपके पास पता होना चाहिए। ईस्टर्न सेक्टर में कौन कौन से हमारे स्टेट हैं जो चाइना बॉर्डर से, भूटान के बॉर्डर से, टाइबेट के बॉर्डर से लग रहे हैं, ये सारे डाटाबेस आपको तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन खत्म कर लेंगे उसके बाद आप मैप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको तैयारी में भी 5 साल लग जाएंगे, तो आप 35 साल की उम्र में आपको नौकरी मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगी, आप तैयारी करेंगे तो मिलेगी, लेकिन इस वेस्टेज को आप बचाना चाहते हैं तो अभी पढ़ाई के दौरान जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को थोड़ा विराम दे करके इन चीजों में अपना मन लगाइए, इससे आपका डाटाबेस तैयार हो। 24 साल की उम्र में आपसे संविधान के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे अभी तो मैं तैयारी करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक चैप्टर है। जिस तरह से आपने फ्रीडम मूवमेंट पढ़ा उसी प्रकार से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कितने लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं? क्वेश्चंस तो आएगा ही। पूरा संविधान हार्डली कोई आदमी याद कर सकता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको और भी कुछ पढ़ना है। लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं उनका एक डाटाबेस आप जब तैयार कर लेंगे, तब जब क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, लूसेंट जीके पढ़ेंगे, या किसी और चीज की आप किसी और का कोई आप साल्ट पेपर पढ़ेंगे, तब उसमें से अगर 1-2 सवाल नहीं आता है तो जो ऐड ऑन होगा वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। संविधान क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, संविधान किसने लिखा सबको पता है, कब लागू हुआ सबको पता है, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, प्रमुख संशोधन, किसको संविधान की आत्मा बोला जाता है, प्रस्तावना में क्या प्रमुख चीजें हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, और आपके मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल अधिकार कितने हैं। इन सारी चीजों को आप अपने दिमाग में एक कहानी की तरह फीड कर लीजिए। और नहीं हो तो इसको फीड करने के बाद अपने घर के किसी आदमी को बैठाइए, बोलिए आज हम संविधान के बारे में आपको कहानी सुना रहे हैं, संविधान की पूरी कहानी सुनाइए। इतने लोग संविधान सभा की समिति में थे, उसके अध्यक्ष ये थे, संविधान बना, पहली बार लागू हुआ, संविधान के प्रथम पेज पे क्या लिखा गया है उसको प्रस्तावना में, फिर संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, संविधान में संशोधन किस कारण हुआ, क्या जरूरत पड़ी, ऐसे प्रमुख संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। धारा 370 के बारे में बहुत हल्ला हुआ, टीवी में न्यूज आया। स्टूडेंट्स को अपने पिताजी से पूछना चाहिए, जो छोटे बच्चे, पापा 370 क्या है, ये क्यों संविधान संशोधन हुआ, ये क्या था, आर्टिकल 356 क्या है, कैसे केंद्र सरकार लगाती है, देश में राष्ट्रपति शासन लगने की क्या दशाएं हैं, कब लगता है, अगर देश में युद्ध हो जाता है तो कौन सा आर्टिकल लगता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक डाटाबेस के ऊपर तैयार होनी चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस तरह से अगर आप डाटा बैंक तैयार किए रहेंगे, उसके बाद जब आप कंपटीशन की किताबें या क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करेंगे, तब आपके नॉलेज में शार्पनेस आएगी, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। नित्य प्रति के जीवन में 1000 टाइप के जीके हैं। मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने एक अलमारी रखी है, उसमें शीशा लगा हुआ है, उस शीशे पे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं और लड़के उसी को पढ़ने जाते हैं कंपटीशन के तैयारी के दौरान कोचिंग सेंटर में। मंदिर जाते हैं, मंदिर में शीश महल होता है, भगवान की इमेज 100-200 इन्फिनिटी टाइप दिखती है, क्यों बनता है शीश महल? जब 2 मिरर को पैरेलल रखा जाता है। 1000 टाइप के जीके हैं। पिताजी चश्मा लगाए हैं, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, इट इज अ मैटर ऑफ जीके। ठीक है, सूर्य भगवान निकलते हैं, सुबह लाल रहते हैं, दिन को सफेद क्यों हो जाते हैं, फिर रात को लाल क्यों हो जाते हैं, मैटर ऑफ जीके। ट्रेन की लाइट ग्रीन और हरी होती है, ग्रीन और रेड होती है, मैटर ऑफ जीके। मम्मी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल रही है, मैटर ऑफ जीके। सरसों का तेल का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी वेपोराइज हो जाता है।
कपूर सीधे सॉलिड से वेपर हो जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? तो ऐसे आपको आंखें खोल करके हर घटना से अपने लिए एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। वो आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी, और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। बच्चा बैठा है ना, देख रहा है ना, खाना खा रहा है ना, बेटा बताओ अभी खाने का क्या जीके, कुछ है जीके, बता दो। हर जगह एवरीवेयर जनरल नॉलेज है। इस तरह से अपना डाटाबेस आप तैयार करें। छोटे जो ग्रुप सी के कंपटीशन हैं, जब मैं उनके क्लासेस देखता हूं, 90% चीजें तो डेली लाइफ की हैं। आपके ह्यूमन बॉडी भी एक चैप्टर है। लाइक दिस ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए चैप्टर। इसमें से 100-150 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आपने तैयार कर लिए, 100% उसमें से कंपटीशन में सवाल आते हैं। सिर से लेकर के और नीचे तक आप शुरू कर लिए। पहला सवाल पूछा जाता है, स्किन क्या है? यह सेल है, या ये टिश्यू है, या आर्गन है, या क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा आर्गन क्या है? मनुष्य की बॉडी का, बॉडी में कितना लीटर खून होता है, कितना लीटर पानी होता है? सिर से लेकर के, आंखों से लेकर के, आंखों का इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना कहाँ पे बनती है, रेटिना का इमेज पहले बना तो क्या हुआ, पीछे बना तो क्या बना, ये साइंस के लाइट में भी पढ़ाया जाता है। कानों पर क्वेश्चन है, आपके टीथ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। फिर आपके ग्लैंड्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर। ये मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस में अभी जब चैप्टर शुरू करूंगा जीके की तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको हैबिट दिलाना चाहता हूं कि आप इस तरह से अपने हैबिट को डेवलप करें, इस तरह से जानें। गले में कौन सी ग्लैंड होती है? मम्मी थायराइड की दवाई खाती है ना, कहाँ के किस जगह उसका थायराइड है, इधर है। कौन सा ग्लैंड होता है? लंग्स आगे, हार्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं। खून जा रहा है, खून वापस आ रहा है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हार्ट में कितने, स्तनधारियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फिर आइए पेट में क्वेश्चन, पेट में कौन सा एसिड बनता है? आमाशय किधर है, लीवर किधर है, पैंक्रियास किधर है, लैंगरहैंस आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ हैं? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लंबाई, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, कोलन कहाँ है, ठीक है, टेस्टिकल्स कहाँ हैं, जेंट्स के अंदर टेस्टिकल्स में कौन से हार्मोन बनते हैं, लेडीज के अंदर जो फीमेल पार्ट्स हैं उसमें कौन से हार्मोन बनते हैं। दीज ऑल क्वेश्चन हमेशा पूछाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बनता है पुरुष में, स्त्री में ये टेस्टोस्टेरोन बनता है इसमें ये, लड़के उसी में कंफ्यूज आते हैं। लेग में आइए, फीमर कहाँ है, टिबिया फिबुला कहाँ है, समझ गया। इस तरह से ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक जीके है। आप पढ़िए, 5 दिन में ह्यूमन बॉडी तैयार करिए, उसके बाद आप कंपटीशन की किताब खोलिए, उसमें देखिए ह्यूमन बॉडी से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू विल हिट इट। किडनी खराब होती है तो क्या होता है? सबसे पहले क्या अंग होता है? ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा आ रहा है तो सबसे पहले किस अंग पर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा आता है? कहां ब्लॉकेज होने से ब्लड प्रेशर आएगा? ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? नमक खाने से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? ठीक है, इस तरह से पेसमेकर कहां पर पाया जाता है। इस तरह से आप ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक चैप्टर है, हिस्ट्री तो चैप्टर है ही। उसी प्रकार से मुगल काल अपने आप में एक फुल टॉपिक है। आप फुटकर छिटपुट क्वेश्चन पढ़ करके कंपटीशन सक्सेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। अभी मुगल काल स्टार्ट करिए। पहला जो मुगल बादशाह भारत में एंट्री किया, बादशाह क्या था? लुटेरा था, बादशाह क्या था? और लास्ट में जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक पूरी हिस्ट्री मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा, आपने मोटी मोटी हिस्ट्री तो पढ़ ली कि किस लेवल के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या डेप्थ है। जितना ही डेप्थ ज्यादा है उतना ही डेप्थ बढ़ाते जाइए। ये उसके लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक से पता लग सकता है कि किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है। आप पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, उसका डेप्थ अलग होगा। आप सिंपल सा पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उसका डेप्थ अलग है। आप पुलिस या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उसका डेप्थ अलग है। आईएएस की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली डेप्थ
टॉप मोस्ट होगा, बट आपका एक राउंड बेसिक आपका तैयार होना चाहिए। इन्हीं सब जीके के क्वेश्चंस को तैयार कराने के लिए मैं एक क्लास और सीरीज लेकर के आऊंगा। आप उसको देखिए, शायद आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।